कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार, राम राम। सरसों के फूल फूले पियर पियर रे, सखी पियर पियर रे, चल संगी देखे ले जा बोरे। धान के बाली खुले पियर पियर रे, सखी पियर पियर रे, चल सकी लुए ले जा बोरे। संगवारी हो, सरसों के बात करथन तो पिवरा पिवरा सरसों के फूल ला देखबे तो कतेक बढ़िया लागथे। और छत्तीसगढ़ में हमन धान के खेती करन संगवारी हो, और थोक बहुत सरसों के खेती होथे। वैसे सरसों के बात करन तो हमार पंजाब हरियाणा के सुरता आ जाथे, लेकिन एकर उत्पादन के हम बात करन संगवारी हो तो बहुत कम उत्पादन है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है, यहाँ के जोन मौसम है, यहाँ के जोन माटी है, ओकर हिसाब से सरसों के खेती के बड़ा संभावना है, महत्व भी है। और गजब अकन योजना भी सरकार कोती ले चलत है। तो संगवारी हो, सरसों के महत्व है, सरसों के बारे में आप सब जानत हो। साग भात रांधबे तो सरसों तेल में रांधथे कई झन ह, और सरसों के बघारा यदि दे जाए तो कतेक बढ़िया लागथे। छप ले छौंकाथे तो बढ़िया लागथे, सरसों के बघारा चलत है। तो संगवारी हो, स्वादिष्ट हो जाते कोनो भी व्यंजन हम बनाथन त। और तेल के बात करन तो आयुर्वेदिक माने जाते सरसों तेल ला, आप सब जानत हो। तो एकर महत्व और एकर उपयोगिता के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँ, आप सब ला मालूम है। तो संगवारी हो, आप मन आज जान डरे हो कि सरसों के खेती के बारे में चर्चा करबो। बिल्कुल सही पहचाने हो, आज हमन चर्चा करबो सरसों के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन संदेश आप मन ला पहली दिखाए के, तो आप मन देखो ये खास संदेश। स्ट्रॉबेरी खेती के लिए छत्तीसगढ़ की भूमि बहुत ही उपयुक्त है। इसके लिए ठंड मौसम बहुत अनुकूल होता है, और यहाँ मेरा मानना है कि सभी कृषक बंधुओं अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपने आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, और लोगों को दूर दराज तक इसका संदेश भेज सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रॉबेरी के लिए किसी भी भूमि में, रेतीला भूमि छोड़कर समतल हो, उसमें खेती किया जा सकता है। इसके लिए भूमि का पीएच मान 5.7 से 6.5 तक होना अनिवार्य है। इससे यदि अधिक हो जाता है तो फसल के लिए जड़ की बढ़वार नहीं हो पाती है। संगवारी हो, आवो सरसों के वैज्ञानिक खेती के हम बात करत हन तो मैं खड़े हों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में, और बहुत सुंदर वैज्ञानिक तरीका से यहाँ सरसों खेती के प्रयोग होवत है। और डॉक्टर संजय कुमार द्विवेदी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में यहाँ सरसों खेती होवत है। तो संगवारी हो, सबसे पहली आप मन डहाल ले द्विवेदी सर से यही पूछत हूँ कि छत्तीसगढ़ के जलवायु, यहाँ के माटी के हिसाब से का सरसों खेती के संभावना हाबे, और हाबे तो कैसे है, काबर करना चाहिए। आओ देखो। छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए तिलहरी फसलों की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें से जिस फसल का यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वो सरसों की खेती के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी अपार संभावनाएं हैं। अभी इसकी उत्पादन की जो तकनीकें हैं बहुत सारे विकसित हो चुकी हैं हमारे प्रदेश से और पूरे देश से। तो इसमें अगर देखेंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो तीनों हमारे जो जलवायु क्षेत्र हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदान हो, चाहे बस्तर का पठार हो, या सरगुजा का क्षेत्र हो, तीनों जो हमारे जलवायु क्षेत्र हैं, तीनों में हम इस सरसों की खेती कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही सरसों के खेती के विषय में संभावना बतावत रही से। अब बात आते कि यहाँ के जो माटी है का उपयुक्त है, और माटी है तो का सरसों बर उपयुक्त है, तो एक पहली का हमन माटी के जांच करा लेवन का, और जांच कराए से सरसों के खेती बर का बात के हमला पता चलही, जेकर से हमर सरसों के खेती बढ़िया अच्छा हो सकत है।
आवो संगवारी हो द्विवेदी सर का बताते ज़मीन के बारे में और ज़मीन के तैयारी के बारे में और ज़मीन के जांच कराना जरूरी है का बर जरूरी है, ये सब बात बतावत है संगवारी हो द्विवेदी सर आप मन देखो। जी, सरसों की खेती के लिए देखिए कि हर तरह की मिट्टी में हम सरसों को लगा सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट इसके लिए सबसे उपयुक्त पाई गई है। लेकिन क्या होता है कि हमारे किसानों के संसाधन किस तरह के हैं। अगर पानी की कमी है तो भारी मिट्टी में लगाना चाहिए, जिसको हमारे यहाँ किसान भाई कन्हार बोलते हैं, और अगर पानी की सुविधा है हमारे यहाँ तो इसको बलुई दोमट मिट्टी में या हल्की मिट्टी जिसको डोरसा कहते हैं वहाँ पर इसको लगाना चाहिए। तो इस तरह से जो विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं उन पे हम सरसों की खेती का उत्पादन हम अपने राज्य में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में कर सकते हैं। ये प्रायः रबी की फसल है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि धान की कटाई के पश्चात खरीफ में हम इसका उत्पादन लें, जिसमें कि अधिक हमें लाभ मिल सके। इसको 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य धान कटाई के पश्चात इसका हमें इसकी बुआई करना चाहिए। और जो आप फसल यहाँ पर देख रहे हैं सरसों की, इसकी अवधि थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए उसकी बुआई थोड़ा सा पहले करेंगे तो ज़्यादा लाभ हमें प्राप्त हो सकेगा। अब बात आते है कि बीज के मात्रा, बीज के बुआई कैसे करना है, का हमला नर्सरी लगाना है। जैसे भी ज़मीन के तैयारी बताई सो इसने करे के बाद आप मन बीज के बुआई कैसे करी हो और ओकर तरीका कैसे होना चाहिए, कतका मात्रा में आप मन लगी बीज है, आओ द्विवेदी सर आप मन बतावत है संगवारी हो आप मन देखो। ज़मीन की तैयारी देखिए, मैंने कहा कि ये सभी तरह की मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन इसमें क्या है कि खेत इसका बीज बहुत छोटा होता है। बीज छोटा होने की वजह से खेत अगर भुरभुरा नहीं बनाएंगे आप, पाटा नहीं लगाएंगे आप, तो इसमें अंकुरण में समस्या आएगी। तो खेत को एक बार पहले गहरी जुताई कर लें, उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से चला लें, फिर उसके बाद पाटा लगा दें तो खेत आपका समतल हो जाएगा। ध्यान ये रहे कि ज़मीन का जब भूमि का चयन करते हैं तो वो ज़मीन में पानी भरना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अधिक मॉइस्चर मतलब अधिक नमी की मात्रा और कम नमी की मात्रा दोनों तरह से फसल के लिए नुकसानदायक है। तो समतल खेत में पूरी तरह से भुरभुरा खेत, फिर आप उसकी बुआई करें तो ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। इसमें बीज की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका बीज बहुत छोटा होता है। तो बीज इसका जो लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्र बीज लगता है। और अभी तो इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो पौध अंतराल है, पौध अंतराल ज़्यादा होगा तो बीज की मात्रा कम लगेगी। इस जो फसल को आप देख रहे हैं इसमें तो हम रोपा पद्धति से इसको लगाएं। आप लगभग 15 दिन की 18 दिन की नर्सरी तैयार कर लीजिए, तो धान के बाद आपको लगाने में जो समय की बचत है वो भी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम भी इस विधि में लगेगा। रही बात अंतराल की, तो इसके लिए वैसे देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर से लेके 45-50 सेंटीमीटर तक जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो रखनी चाहिए, और 20 से लेके 25-30 सेंटीमीटर तक आप पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम ड्रिप में लगाए हैं इसको, ड्रिप पद्धति से, क्योंकि पानी की बचत उसमें काफ़ी होती है, इसलिए अंतराल हमने और बढ़ा दिया है। तो किसान भाई पे निर्भर करता है कि उसके पास किस तरह के संसाधन है, उसी हिसाब से बीज की मात्रा और किस पद्धति से उसको लगा रहा है और किस अंतराल के साथ में उसको लगा रहा है, उस पर निर्भर करेगी। संगवारी हो बीज के बुआई हो गए सरसों के खेती पर। अब बात आते कि पानी के बचत भी हमला आज के समय करना है और खेत में सिंचाई भी पानी ले देना है। तो दोनों बात के सावधानी रखत हमला सिंचाई कैसे करना है और नमी हमेशा रहना चाहिए जब हमला सरसों खेती करना है, तब ये बात की भी जानकारी आप मन होना चाहिए कि जब रवि के मौसम में हम सरसों लगाए हैं तो कतका बेर पानी देना है, कतका मात्रा में पानी देना है, तो जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए। संगवारी हो आओ जानकारी लेथन। हमारे देश में देखेंगे तो लगभग 40-45% जो सिंचित क्षेत्रफल है, और हमारे प्रदेश में लगभग 28 से 30% है। तो पानी की उपलब्धता कम है एक तरह से देखा जाए तो। कम पानी में अधिक उत्पादन लेने के लिए हमारे केंद्र और राज्य शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से हम ड्रिप के माध्यम से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस फसल को हम ले रहे हैं, तो इसमें बचत जो ड्रिप के माध्यम से होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो जब पानी की उपलब्धता कम हो और अधिक उत्पादन भी लेना हो तो एक बहुत उपयोगी तंत्र साबित हो सकता है। उसके लिए बहुत सही तरीका क्या होता है कि पानी देने का, कि जो जल मांग होती है पौधे की, उस जल मांग को फसल की अवधि का हम निकाल लेते हैं कि इतनी जल मांग होगी,
उसके बाद उसको एक अंतराल में, शुरुआती अवस्था में उसको अगर विभिन्न अवस्थाओं में बांट दिया जाता है तो आप देखेंगे कि लगभग 5 से लेकर 10 दिन के अंतराल में एक बार ड्रिप के माध्यम से पानी दे देंगे तो ये ज़्यादा उपयोगी होगा, बजाय कि हम उसको बराह विधि से या फ्लड के माध्यम से पानी खेत में पलाते हैं तो वो कम उपयोगी होता है। फिर भी जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप की सुविधा नहीं है तो 2 से 3 पानियों की प्रायः इसको एक मध्यम भूमि की ज़रूरत होती है। तो ख़ास तौर से इसके लिए जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं इसकी सरसों के लिए, आप देखेंगे कि जब इसके जो तने बनने की अवस्था शुरुआत में होती है, फिर फूल आने से लेके फली बनने तक, तो फूल आने से फली बनने तक आप देख रहे हैं अभी इसमें फूल आ रहे हैं, ये भी इसके लिए एक तरह से क्रांतिक अवस्था। उस अवस्था में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए और आप चाहे ड्रिप से दें या किसी दूसरी विधि से दें, इस अवस्था में बस ये ध्यान रखें कि नमी की कमी नहीं रहे। उसके हिसाब से आप पानी 2 से 3 बार विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं में इसमें दूसरी विधियों से ड्रिप के माध्यम से मैंने बताया कि 5 से 10 दिन के अंतराल में आप जिस तरह की मिट्टी है, अलग अलग मिट्टियों का शेड्यूल, अगर हल्की मिट्टी है तो जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा, भारी मिट्टी है तो अंतराल बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से नमी का जो प्रतिशत है वो आपका बरकरार रहेगा और पानी की मात्रा उसके हिसाब से ही आप निर्धारित करें तो ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। संगी हो, ये तो रही सरसों के खेती के विषय में 2-3 ठन बात ला आप मन ला बताए हैं। अब बेरा हो गए कुछ और जानकारी आप मन ला देवाए के, तो आओ देखाओ ये खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, ये तो रही जल प्रबंधन के विषय में। अब बात आते संगवारी हो कि जमीन के तैयारी के बेरा का खाद हमला पहले देना है। जमीन के तैयारी के बाद जब पौधा के लिए खान पान के जरूरत पड़ी तब हमला कौन कौन सा प्रकार के खाद देना है ना, नाइट्रोजन है, पोटास है, ये सब बात के जो सूरत हम रखथन, तो ये कैसे कैसे मात्रा में देना है और दे के तरीका कैसे होना चाहिए। और संगे संग संगवारी हो देखो जिसे हमन खेत में लगाए हैं,
यहाँ तो आप मन देखा था वैज्ञानिक तरीका से लगे है ये परिसर में, लेकिन जब हमन खेत में लगाबो तो बन कचरा यानी नींदा भी आए के संभावना रही, तो ओकर नियंत्रण भी हम कैसे करन बन कचरा के आवा संगवारी हो एक रोज जानकारी आप मन ला देवावत हन। वैसे इसके लिए देखा जाए प्रायः अगर हमारी मृदा में संतुलित नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और बाकी पोषक तत्वों की उपलब्धता है तो 100, 60, 40 वैसे इसके लिए पर्याप्त होता है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे शुरू में कहा कि मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात ही संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो 100, 60, 40 से आशा ये है कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। अब इसके लिए सोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देने लायक कि नाइट्रोजन को यूरिया के माध्यम से दे दीजिए, फास्फोरस को आप सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से, डीएपी के माध्यम दे दीजिए। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है उसमें क्या होता है, सल्फर की भी मात्रा होती है। तो प्रायः प्रयास ये करना चाहिए हमें कि सिंगल सुपर फास्फेट को जो है उससे हम फास्फोरस की पूर्ति करें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और जो म्यूरेट पोटास है उसको फास्फोरस और पोटास के लिए उसका उपयोग हमें करना चाहिए। तो इस तरह से ये मात्रा हो गई। इसको देना किस तरह से है, ड्रिप में तो हम उसको अलग अलग भागों में, कई भागों में बांट के देते हैं, लेकिन नॉर्मल जो विधि होती है, किसान जब ड्रिप नहीं लगाता है तो प्रयास ये करें कि शुरुआत में नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा ये दे दें बुआई करते समय। उसके बाद आधी बची हुई मात्रा जो है वो 25-25% जो बची हुई मात्रा है उसको दोनों सिंचाइयों में आप 25-25% जो बची है, शुरुआत में 50% और बाद में 25-25% जो बची है उसको दोनों सिंचाइयों के समय पे आप खेत में यूरिया के माध्यम से आप छिड़काव विधि से दे सकते हैं। और खरपतवार प्रबंधन की आप बात करेंगे तो इसमें वैसे शुरुआती अवस्था में खरपतवारों की संख्या रहती है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से हमने प्रबंधन किया हुआ है। तो इसके लिए पेंडीमेथिलीन शुरुआती अवस्था में प्री इमर्जेंस 0 से 3 दिन के पश्चात अंतराल में उसको हर्बिसाइड को अगर डाल देते हैं तो आपके प्राय जो खरपतवार है उनका जो नियंत्रण है मिल जाता है। और वैसे इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक बार निराई गुड़ाई करना चाहिए 25 से 30 दिन के आसपास में। तो उससे क्या होता है, निराई गुड़ाई करने से जो एरेशन है, हवा है, वो अंदर जड़ों में जाती है जिससे वृद्धि अच्छी होती है। साथ साथ में मिट्टी चढ़ाने का भी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पौधे काफ़ी बड़े और बड़े मोटे हो रहे हैं, जिसमें जब फलियाँ आएंगी तो इसमें जो वज़न है काफ़ी बढ़ जाता है। मिट्टी अगर चढ़ा देते हैं तो गिरने की संभावना कम रहती है। तो इस तरह से इसका खरपतवार प्रबंधन भी हो जाता है, निराई गुड़ाई भी हो जाती है और पौधा आपका पूरी तरह से सीधा खड़ा रहता है। फलियों को लोड आने के बाद या वजन आने के बाद उसकी गिरने की संभावना कम हो जाती है। संगवारी हो, अब बात आते सरसों तो ऐसे भी आयुर्वेदिक चीज़ हरे, लेकिन बहुत से खेती में ऐसे भी संभावना रही है कि कीड़ा मकोड़ा है, व्याधि है, रोग राई है, ये बहुत से प्रकार के समस्या आयला धर लेते। जैसे कि आप मन जानता हो कि सरसों में माहू के बहुत ज़्यादा प्रकोप माने जाते, लेकिन यदि हम जमीन के तैयारी बढ़िया करे हन तो कुछ समस्या से बाँच सकत हन। तो संगवारी हो, कीट रोग व्याधि ये सब से कैसे बाँचन, का प्रकार के हमार सरसों के खेती में समस्या आते, ओकर से कैसे बाँचबो, आवो द्विवेदी सर का बतावत है संगवारी हो देखथन। देखिए, इसकी कुछ शुरुआती अवस्था में ही कीट आने लगते हैं और उसके बाद इसको कट करते हैं, काटने वाले कीड़े आते हैं शुरुआती अवस्था में। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है माहू की। आप देखते हैं जब फूल आता है तब ये खास तौर से समस्या आती है माहू की। तो उसके लिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप मार्केट में अवेलेबल है। एकदम से हमें हायर साइड में नहीं जाना चाहिए। शुरुआती अवस्था में कम पावर के या कम जिसमें समस्या आती हो उनका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए अगर समस्या आती है। तो जब फूल आते हैं तब माहू की समस्या आती है और उस पर नियंत्रण हमें करना ज़्यादा ठीक रहता है। उस टाइम पे इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट सिस्टमिक का उपयोग करने से ये हमें जो इसका नियंत्रण है मिल जाता है। रही बात व्याधियों की, तो इसमें फंगस का भी अटैक आता है, जो ख़ास तौर से जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसमें ब्लाइट का भी अटैक आता है। उसके लिए कुछ मैनकोजेब वगैरह दूसरे फंजीसाइड हैं, उनका उपयोग प्रॉपर एक अंतराल में, ज़्यादा अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा अगर तीव्रता से आ रहा है तो दो स्प्रे हम ले सकते हैं, 3 स्प्रे भी ले सकते हैं। इस तरह से हम फंजीसाइड का स्प्रे करके जो फंगस से संबंधित व्याधियाँ हैं उनका निदान कर सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही
रोग राई के संबंध में कीट रोग के बारे में जानकारी आप मन ले देवावत रही से। बात आथे संगवारी हो कि फसल के तोड़ाई निंदाई गोड़ाई के बाद कतका दिन में हमार जोन फसल लगा है तेला लुवाई करना है, और लुवाई तोड़ाई के बेरा सावधानी हमला का रखना है, कतका बेरा लुवाई करना है, कतका दिन में करना है, ये बात के जानकारी होना चाहिए। जोन फसल हम लगाए हैं तो कतका दिन के वो फसल हरे और कैसे जान डरबो कि अब पक गए है, अब एला लूना है। तो ये सब बात के वैज्ञानिक जी आप मन ला बतावत है संगवारी हो। आप मन ध्यान ले देखो फसल के लुवाई तोड़ाई कैसे करना चाहिए। इसकी वैसे जो अवधि आप देख रहे हैं 120 से 130 दिन की होती है, लेकिन इस प्रजाति की अवधि उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 से 15 दिन और अधिक समय लगेगा। तो उस टाइम पे कटाई के समय ये ध्यान रखना है कि जो फलियां हैं इसकी गर्मी आ जाती है, तब गर्मी आ जाने की वजह से क्या होता है कि जो फलियां हैं अगर ज़्यादा धूप लगती है तो चटकने लगती हैं, टूटने लगती है। अगर वो टूटने लगेंगी तो जो दाना है वो नीचे गिर जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाए ये, उसके तुरंत बाद इसको काट लेना चाहिए। काटने के बाद 1 से 2 दिन बाद इसको चाहें अगर नमी लग रही है आपको तो खेत में सुखा लें। सुखाने के बाद इसको आप खलिहान में ले जाएं और इसकी थ्रेसिंग कर लें। थ्रेसिंग ट्रैक्टर के माध्यम से या थ्रेसर के माध्यम से किसी भी माध्यम से की जा सकती है और इस तरह से इसको आप कटाई कर सकते हैं। उस समय पर ध्यान रहे कि ये पूरी तरह से फलियां सूखने न पाएँ खलिहान तक ले जाने पे, क्योंकि अगर सूख गई तो झड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। संगवारी हो, ये तो रही सरसों के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा, यानी खेती बाड़ी के बारे में आप मन ला जानकारी। अब आप मन कहा था कि मनोरंजन हो छत्तीसगढ़ कार्यक्रम तो देख डरें, तो बिल्कुल सही पहचाना था। मनोरंजन भी आप मन ला कराबो। अब कैसे कराबो, ये गीत संगीत ला आप मन सुनो। मोर छत्तीसगढ़ पावन भूया मा सतगुरु चरण के पड़े सतगुरु चरण के पड़े जीना, सतगुरु चरण के पड़े जीना, सतगुरु चरण के पड़े तो संगवारी हो, अवैया बेरा मैं हाँ आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। काबर संझा के बेरा 6 बजैया है और 6 बजे हमार कार्यक्रम सिरात है और मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।